हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है वॉइस ऑफ कश्मीर फ्रॉम स्टोन पेल्टर टू पेट्रियट। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। टाइटल तो अमेजिंग है। देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। कश्मीर में युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए जी जान से काम कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं और एक तरह से कश्मीर के युवाओं के लिए ये गाइड की भूमिका निभा रहे हैं। वेरी नाइस। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। इसके पहले वो उस भीड़ का हिस्सा थे जो स्टोन पेल्टिंग किया करते थे, लेकिन आज बिल्कुल चीजें बदल गई हैं और आज ये कश्मीरी युवाओं के गाइड बन चुके हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। तो क्या है उनके स्टोन पेल्टर से कश्मीरी युवाओं के लिए गाइड बनने की दास्तान, ये उन्हीं से जानेंगे। तो स्वागत कीजिए वजाहत फारूक भट्ट भाई को और इनसे बहुत सारी बातें करनी है। स्वागत है वजाहत भाई आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वजाहत भाई, सबसे पहले तो मैं आपके उस सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के बारे में जानना चाहूंगा कि ये किस तरह बनाया आपने, कब बनाया और इसके जरिए कैसे आप कश्मीर के युवाओं के लिए काम कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि मैंने जो आपसे अलग डिस्कस की दैट, जैसे आपने बोला कि दैट मैं आज जो एनजीओ चला रहा हूँ, जो यहाँ के युवाओं के लिए काम कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं था, बल्कि आई एम अ फॉर्मर स्टोन पेल्टर, आई कैन से हार्डकोर स्टोन पेल्टर, जो इस पे बिलीव करता था कि दैट मुझे स्टोन पेल्टिंग करनी है, जो इस पे बिलीव करता था कि दैट मुझे स्टोन पेल्टिंग के बाद मुझे पेट्रोल पंप सिक्योरिटी फोर्सेस पे पेट्रोल पंप लगाना है सिक्योरिटी फोर्सेस पे, या कल को आगे जाके मुझे टेररिस्ट बनना है। तो ये ख्वाब था कि मुझे जन्नत में जाना है। एक इस माहौल में मैं पैदा हो गया, इस माहौल में मैं जिया हूँ कि दैट ऐसे ही करते करते कि दैट मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं था। मकसद यही था कि दैट मुझे मरना है, तो मैं मरने के लिए जीता था। बट कुछ मेंटर्स की वजह से, कुछ गाइड्स की वजह से जो बुरा रास्ता था, उस रास्ते से मैं निकल आया और जिंदगी का मेरे आई कैन से दैट एक टीचर ने, एक मेंटर ने मुझे एक बात बोली कि वजाहत, सबसे बड़ा जो काम है वो है जीना और सबसे जो आसान काम है वो है मरना। सो जी कर कंट्रीब्यूट करना और अपने लोगों के लिए कुछ करना, वो असल में वही जिंदगी है। और वही हर धर्म, वही हर जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वही जिंदगी का मकसद होना चाहिए, वही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो उसी को आगे लेते हुए मैंने इनिशिएटिव उठाया सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन का, जो कि पूरी वादिया कश्मीर में काम कर रही है। उन लोगों के लिए काम कर रही है जो रेडिकलाइज हुए हैं, जिनको जन्नत के सपने दिखाए गए, जिनको रेडिकलाइज किया गया, जिनके जन्नत के ख्वाब दिखाए गए, और इसलिए उनको वहां से उस थॉट से निकालने के लिए जो सही, जो जिंदगी का जो मकसद है वो सिखाना, वो बताना और गलत रास्तों से निकालना, वो मेरी जिंदगी का मकसद बना। और हम पिछले 4-5 साल से हम काम करें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरे वादिया कश्मीर में, और यही मकसद था कि जन्नत को जन्नत बनाना है। और जो यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे रेडिकलाइज किए यहाँ के युवाओं को, उनके खिलाफ लड़ना है, उस नैरेटिव के खिलाफ लड़ना है और यहाँ के युवाओं को जीना सिखाना है और अपने देश के साथ मिलाना है और अपने देश की शाना बशाना चलना है। कैसे रेडिकलाइज? बहुत शानदार काम कर रहे हैं वजाहत भाई। अच्छा, करीब मुझे लगता है कि 2018 में आपने इस फाउंडेशन की शुरुआत की थी, तो करीब 4 साल गुजर चुके हैं। और अगर मैं आपसे, मुझे पता है कि सैकड़ों हजारों बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारा काम आपने उनके लिए किया है, तो अगर मैं आपसे पूछूं किसी एक ऐसी सक्सेस स्टोरी के बारे में, मतलब कोई एक जो सबसे मुश्किल हो आपके लिए और आपने उसके लिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने उसके लिए बहुत बड़ा खतरा भी मोल लिया हो और लगता हो कि नहीं यार, मैंने उसके साथ ऐसा किया, आज वो बेहतर स्थिति में है, तो कोई एक ऐसी सक्सेस स्टोरी हो अगर।
आप मुझे बता पाएं दर्शकों के लिए। सर मैं आपको ये बताऊंगा कि दैट जब हमने एनजीओ स्टार्ट किया तो मैंने जो हमारे लिए अचीवमेंट ये था कि सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारी बहुत सारे, जो मैं ये कह सकता हूँ कि दैट हमारा अचीवमेंट, हमारा कंट्रीब्यूशन है हमारे लोगों के लिए, हमारे कश्मीर के लिए और हमारे नेशन के लिए, वो ये था कि दैट हमारी वजह से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने जो फॉर्मर स्टोन पेल्टर थे, हार्डकोर स्टोन पेल्टर थे, वो आज अगर आप देखोगे दैट उन्होंने वो रास्ता छोड़ दिया। और उनमें से एक लड़का है, मैं नाम मेंशन नहीं कर सकता, बट आई रियली वांट कि दैट वो आपकी शो में एक बार आ जाए, मैं इसको इनवाइट भी करूंगा कि दैट ही इज अ फॉर्मर स्टोन पेल्टर। वो पहले 2007 में जिसको पीएसए लगा था, जो कि दो साल वो जेल में रहा है और इतना रेडिकलाइज बंदा था, उसको हमने जो हमारा कंट्रीब्यूशन था और अल्लाह की मदद थी और हमारे मेंटर्स की मदद थी कि दैट वो हमारे साथ जुड़ गया और वो फॉर्मर जो स्टोन पेल्टर था वो आज डिप्टी सरपंच है, जो आज लोगों के काम करता है, लोगों के काम और अपने कश्मीर के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे ही करके कुछ ऐसे भी जिन्होंने टेरर रैंक्स ज्वाइन किया था और मेरा एक आई कैन से दैट हमने उसमें ये कंट्रीब्यूशन है कि दैट उसको हमने घर लाया। उसमें जो उसने पहले टेरर रैंक्स उसने ज्वाइन की थी, हमने कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए, ऐसे कुछ काम किए जिसमें बहुत खतरा भी था, मगर वो उसको किसी भी सूरत में हमने कोशिश की और हमारी कोशिशों की वजह से, उनकी फैमिली की कोशिश की वजह से, यहाँ की सिक्योरिटी फोर्स की वजह से, और वो वापस घर आया। तो मुझे लगता है कि हमारा बड़ा एक कंट्रीब्यूशन था जहां पे हमने कुछ लोगों की जान बचाई और वो आज अभी एक लड़का पढ़ रहा है और दूसरा डिप्टी सरपंच है। ऐसे करके मुझे लगता है कि हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसके अलावा जो हमने आज हमारी एक सक्सेसफुल हमारा भी एक कंट्रीब्यूशन है कि आज अगर आप देखोगे दैट हमारी जो एनजीओ हमने स्टार्ट की 2016 में, यही एनजीओ पूरे कश्मीर में काम कर रहे हैं, डेराडिकलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, यूथ एंगेजमेंट में काम कर रहे हैं, यूथ टैलेंट शोज हमने कराए। रिसेंटली अगर हमने देखोगे दैट हमने शोपिया में जश्न चलान किया, जिस शोपिया साउथ कश्मीर में, जिस पुलवामा में एक टाइम पे टेररिस्ट के नारेबाजी लोग 10,000 20,000 लोग आ जाते थे, उसी हम शोपिया में हमने एक जश्न चलान किया जहां पे हमारे एक ही में 15,000 लोग आए, वो भी तिरंगा लेके, और उनका ये कि मकसद था कि हमें अभी जीना है। तो हमें लगता है कि हमारा कंट्रीब्यूशन था और ऐसे करके हम चाहते हैं कि जितना हो सके हमसे लोगों की तरफ से, हमारे युवाओं की से हमारा कंट्रीब्यूट हो जाए और उनकी जानें बच जाए और वो सही ट्रैक पे आ जाए और उनका कुछ कंट्रीब्यूशन हो इस देश के लिए, हमारे कश्मीर के लिए। बिल्कुल, बहुत। और मुझे लग रहा है कि ये सारे लोगों को ये समझना होगा कि आप जिस कॉज के लिए काम कर रहे हो और जिस इलाके में काम कर रहे हो वो बहुत ही चुनौतियों भरा है। अच्छा, जहां तक मेरी जानकारी है कि आपने शायद पिछले साल 1.5 साल से आप यूरोपियन यूनियन के साथ भी काम कर रहे हो, तो वो किस तरह का प्रोजेक्ट है और उस पे आप क्या कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो? सर एब्सोल्युटली सर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक टाइम ऐसा था कि जब मुझे ये था कि मुझे मरना है, स्टोन पेल्टिंग करके मुझे मरना है, मुझे कोई मोहब्बत ही नहीं थी, मुझे बस ये था कि ये तो जिंदगी कुछ नहीं है, बट सही वाली जो जिंदगी वो मरने के बाद स्टार्ट होगी। पर जब मैंने स्टार्ट किया, जब मैंने देखा तो यही असल जन्नत है, यही जिंदगी है और इस जिंदगी को जीना और इसमें स्ट्रगल करना, कंट्रीब्यूट करना, यही असल में सबसे बड़ा काम है। तो इसी सिलसिले में जब हमने जो इनिशिएटिव लिए, यहाँ के युवाओं के साथ काम करना, यहाँ के युवाओं के साथ उनको सही ट्रैक पे लाना, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि मैं एक बढ़ते हुए रास्ते पे था, मैंने अपने आप को कुछ मेंटर्स की वजह से मैं इस रास्ते पे आ गया। आज आगे देखो, हमने यही मेरा मकसद था कि जो भटके हुए लोग उनको सही ट्रैक पे लाना, और उसी में हमने 2019 में 2020 में हमें एक प्रोजेक्ट मिला यूरोपियन यूनियन का, 3 इयर्स का प्रोजेक्ट है, उस पर हम अभी भी काम कर रहे हैं। वो था डेराडिकलाइजेशन पे, उन लोगों को डेराडिकलाइज करना कि जो रेडिकलाइज हुए हैं, उन लोगों को सही ट्रैक पे लाना कि जो रेडिकलाइज हुए हैं एक्सट्रीमिज्म की वजह से, रिलीजियस रेडिकलिज्म की वजह से, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म की वजह से, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, उनको उस रास्ते पे चलाना जहां पे वो अपनी बात रख सके पीसफुल वे में, जहां पे वो अपना जो भी ग्रीवेंस है वो पीसफुल वे में रखे, और जो अपना उनके इश्यूज है उनका सॉल्यूशन ढूंढे हम साथ मिलके। तो उसी प्रोजेक्ट पे हम काम करें यूरोपियन यूनियन के साथ, अभी भी चल रहा है, वो 3 साल का प्रोजेक्ट है। उसके हमने अप्रोक्सीमेटली 12 से लेके 24 हमने उसके जो प्रोजेक्ट्स किए, वर्कशॉप्स किए। हर प्रोजेक्ट्स में, हर इवेंट में हमने जो फॉर्मर स्टोन पेल्टर्स थे, जो फॉर्मर ओजीडब्ल्यूज थे, जो एक्सट्रीमिज्म की वजह से फंस गए थे कहीं पे, उनको हम लाते, उनको गाइड करते, उनको बताते कि असल में जो जिंदगी है कि वो बताते हैं हमें। तो वही प्रोजेक्ट है सर, उसी पे काम कर रहे हैं हम। चलिए, बहुत अच्छा है, आप काम करते रहिए। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाह रहा था कि जब आपने ये फाउंडेशन शुरू की, जब आपने एक ऐसे स्ट्रीम को पकड़ा जो बहुत चुनौतीपूर्ण, बहुत खतरे वाला, और जिन इलाकों में आप काम करते हैं वहां पे थ्रेट लेवल भी बहुत ज्यादा है,
तो क्या कभी आपको खासकर इस उनको बात का पता एहसास चले हुआ कि radicalize करें आप कि कितने बड़े de-radicalize खतरे के उनको खिलाफ जान के काम भी कर रहे हो? खतरा है। कभी आपको डर लगा ऐसे कि यार वही। मैं जा तो रहा हूँ लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा? सर इस बात में मैं एक बात कहूंगा आपको कि जब मैंने स्टोन पेडलिंग छोड़ दी, जब हमने एनजीओ स्टार्ट किया था, हमने जब हमारा पहला जो सबसे बड़ा इवेंट था वो नॉर्थ कश्मीर में हमने स्पोर्ट्स फेस्टिवल किया था पूरे नॉर्थ कश्मीर में, एंड वो दैट वाज वो ग्रैंड लेवल का हो गया था जिसमें अप्रोक्सीमेटली 30,000 लोगों ने उसमें युवाओं ने पार्टिसिपेट किया, और वो बहुत ही ज्यादा अच्छा इवेंट हो गया। और उसमें 2016 के बाद हमने किया था वो 2018 में। तो उसके बाद मे बी आपने नाम सुना होगा जो कश्मीर के जो नामावार जो जर्नलिस्ट थे शुजात बुखारी साहब, उनको उस एक थ्रेट आई थी। कश्मीर फाइट करके एक ब्लॉग होता था जो पाकिस्तान की तरफ से चलाया जाता था, और जो थ्रेट चलाने वाले थे वो पाकिस्तान में बैठे थे, और उनको जो थ्रेट लिखते थे फिर उनको टारगेट किया जाता था। वैसे ही करके यहाँ पे बाबर कादरी करके एक जर्नलिस्ट थे, शुजात बुखारी साहब जैसे जर्नलिस्ट थे, उनको उसी पे थ्रेट आई और विद इन नो टाइम उनको मार दिया गया, एलिमिनेट किया गया उन टेररिस्ट ने। तो उसी जब हमने वो इवेंट किया था नॉर्थ कश्मीर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, आई वाज इन कॉलेज एट मेरा फाइनल ईयर था, तो उसी दौरान उसी ब्लॉक में इतना बड़ा ब्लॉक जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन टीआरएफ थी, द रेजिस्टेंस फ्रंट जो बैकड बाय पाकिस्तान थी, उसमें मेरा थ्रेट आया। और पूरा ब्लॉग नॉट ओनली उस टाइम पे जब मेरा ब्लॉग आया था पूरे कश्मीर में वो फैल गया था, सब जानते, कुछ लोगों ने अवॉइड भी किया था, मैं डर गया था पहले। तो उस टाइम पे मैंने अपने जिस मेंटर ने मुझे समझाया, जिस मेंटर ने मुझे सही रास्ता दिखाया, उसका नाम इम्तियाज हुसैन जो कि पुलिस ऑफिसर एक थे, उनसे मैं मिला, उनसे मैंने बात की कि दर ऐसा मसला है। तो उन्होंने बोला कि दर वजाहत ये आज पहली थ्रेट है, इसलिए कि जब आपका कंट्रीब्यूशन है, आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, और बाकी मरना और जीना अल्लाह तक है, आपके गॉड तक है, भगवान तक है। जब आपका टाइम आया होगा तब आप मरोगे, जब आपका टाइम नहीं आएगा तो कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं मारेगी। तो उसके बाद वो जो थ्रेट थी, इतनी ही छोटी एज में वो थ्रेट आना, तो मैंने उस थ्रेट को फेस किया। उसके बाद भी बहुत सारे थ्रेट्स आए, पर दिमाग में यही रहा है जो मैं काम कर रहा हूं वही सही रास्ता है और यही जिंदगी का मकसद है। और जो आपने बोला कि नाम कैसे रखा, जो एनजीओ का सेव यूथ सेव फ्यूचर, जब हमने देखा कि अगर हम अपने नौजवानों को बचाएंगे ऑब्वियसली हमारा मुस्तकबिल बन जाएगा, तभी हमने नाम भी रखा सेव यूथ सेव फ्यूचर। और यही मैं आपको कहूंगा कि दैट मैंने ये थ्रेट्स के बावजूद भी हमेशा आज भी थ्रेट होता है कि दिमाग में डर होता है कि पता नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी तो बाहर जाऊंगा, पता नहीं कब ये देखें टारगेट मी, देखें टारगेट अस दोस्त, देखें टारगेट दोज पीपल जो पीस के लिए, कश्मीरियत के लिए, आइडिया ऑफ इंडिया के लिए काम करें, उनको टारगेट करें। पर यही मकसद है कि दैट कि इस सिलसिले में चाहते कि हमारे दिल में यह है कि हम सही रास्ते पे हैं, हमारे दिल में यह है कि दैट यही सही जिहाद है। जो जिहाद हमें बताया जाता है वो जिहाद नहीं, वो जहालत है। बट किसी को बचाना, किसी की लाइफ किसी की लाइफ बचाना, वही असल में जिहाद है। उस जिहाद के लिए हम लड़ रहे हैं, उस इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं, उस कश्मीरियत के लिए लड़ रहे हैं। और हम इसी कश्मीरियत को, इसी इनिशिएटिव को, इसी मकसद को आगे लेके चलेंगे। और इस हमारा जितना हो सके हम कश्मीर को, कश्मीरियों को, हमारे नौजवानों को बचाने की कोशिश करेंगे। और इस कश्मीर को वन सेकेंड में कहूंगा, इस कश्मीर को फिर से जन्नत बनाएंगे। वेरी नाइस। बिल्कुल वजाहत भाई, मतलब बहुत बड़ा मकसद है और सही रास्ता है। सही रास्ते पे मुश्किल बहुत आती है, चुनौतियां बहुत आती हैं, लेकिन जो सही रास्ते पे टिका हुआ है आखिरकार जीत उसी की होती है, कामयाबी उसी की होती है। अच्छा वजाहत भाई, जब आप स्टोन पेल्टर थे, जब आप ऐसा सिक्योरिटी एजेंसीज पर पत्थर फेंकते थे, पेट्रोल बम फेंकते थे, तो मैंने सुना कि उसके बाद आप धीरे धीरे चेंज हुए, फिर आप एनसीसी भी आपने ज्वाइन की थी। तो कैसे सफर कैसा रहा कि मतलब आप एनसीसी गए, कहाँ मिले, कैसे आप चीजों से, दूसरों से बात की आपने, कैसे आप बदले, ये थोड़ा इस बारे में दर्शकों को बताइए। सर मैं एक चीज आपको भूलना, आई फॉरगेट टू टेल यू वन थिंग दैट जब स्टोन पेल्टिंग हमने स्टार्ट की 2014 में, हमने एक कहानी में बताऊंगा कि दैट एक 2014 में यहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो रहे थे। तो मेरे किसी रिलेटिव की शादी थी, और उस शादी से निकल के हम इतना एक रेडिकलाइज किए गए थे, हम एक उस एनवायरनमेंट में रह रहे थे हम, मैं और मेरा कजन वहां से निकले और हम रोड पे आए, और हमने वहां से कॉन्वॉय आ रही थी, सिक्योरिटी फोर्स की इलेक्शन के बाद जो ड्यूटी थी वहां पे वो आ रही थी, हमने उन पे स्टोन पेल्टिंग की। आई रिमेंबर दैट इज वहां पे कैस्पर, वो तगड़ी गाड़ी होती है, स्ट्रॉन्ग गाड़ी होती है, उसका शीशा हमने तोड़ा। वो मैंने जब तोड़ा तो बहुत सारे लोग हमारे अगल बगल आ गए, तो हमें अप्रिशिएट करने लगे। मुझे ये लगा कि नहीं, यही जिंदगी है, यही लाइफ है, मैं तो हीरो बन गया। पर मुझे नहीं पता था वो हीरो है कौन। मैंने एक किसी आर्मी गाड़ी पे पत्थर मारा, नेक्स्ट मुझे ये था कि मैं पेट्रोल बम मारूंगा, नेक्स्ट मुझे ये था कि दैट मैं कल को ग्रेनेड मारूंगा। बट धीरे धीरे एक हर फ्राइडे में
एक प्रोटेस्ट होते थे, स्टोन पेल्टिंग होती थी 2016 में, तो हम ज्वाइन करते थे उस दौरान। तो उस दौरान हमें जब हम स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, जुमा में एक मौलवी साहब ने तकरीर की, उसके जो एक बेटी है एक बेटा है जो नीट के लिए तैयारी कर रहे थे। तो जब हम स्टोन पेल्टिंग के लिए जा रहे थे, जब मैं वापस आ रहा था, तो उसका एक बेटा वापस निकला था गेट से, उसके घर से, तो ही स्लैप्ड हिम। तो सभी साथ में थे, तो उनको बोला कि आपने इसको क्यों थप्पड़ मारा? तो ही रिप्लाइड की दैट वहां पे जाएगा, पुलिस पकड़ेगी, एफआईआर लग जाएगा, ये डॉक्टर कहां से बनेगा, ये नीट कैसे क्वालिफाई करेगा, तो हमारे घर में पुलिस एफआईआर, उसका करियर बर्बाद होगा। तो व्हेन वी आस्क्ड हिम आपका बेटा, तो मैंने ये सोचा इसका बेटा तो डॉक्टर बन जाएगा, इसका बेटा तो कल को नीट करे क्वालिफाई करेगा, बट हमारे जो फैमिली है, जो मेरे साथ मेरे दो छोटे भाई होते थे जी, वो स्टोन पेल्टिंग में जाते थे, जो ये नारा था कि जिहाद करना है, वो उनका कोई लाइफ नहीं है। तो वो चीज से भी मुझे ये इस चीज से नफरत हुई, वो भी एक रीजन था, वो पहला रीजन था जो इस चीज से मैं थोड़ा दूर होने लगा। जब मैंने 2015 में मैंने ज्वाइन किया कॉलेज, तब मैंने जब एनसीसी स्टार्टिंग में मैंने ज्वाइन किया था, तो दिमाग में ये होता कि जब बाहर वाले, ये होता था बाहर वाले लोग, मींस कि जम्मू के लोग, हम हमारे स्टेट में होके जम्मू जब बोलते ये बाहर वाले लोग है, दिल्ली में कोई रहता था हम बोलते हिंदुस्तान के लोग है, ये था कि ये हमारे दुश्मन है। बट मैंने फिर जब मैंने एनसीसी ज्वाइन किया, किसी ने मुझे ज्वाइन करवाया, मुझे कोई कंसेप्ट नहीं था व्हाट एक्चुअली एनसीसी इज। जब हमारे जो टीचर थे उस टाइम पे, उन्होंने मुझे ज्वाइन इसलिए कि मेरी हाइट बहुत लंबी थी और लंबी हाइट मेरी है, तो इसलिए मैं ज्वाइन कर पाया। जब हमारा पहला कैंप था नगरोटा में, नगरोटा जम्मू, जब हम वहां पे गए, जब मैंने देखा वहां पे डिफरेंट स्टेट से लड़कियां आई है, जब उनसे बात की कि दे रियली लव अस, वो चाहते हमारे बारे में सुनना, उनको अच्छा लग रहा है, और वहां पे मेरे बहुत दोस्त बन गए। तो मुझे लगा कि यार ये तो टोटली गलत है, ये जो हमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि आपके गैर मुस्लिम ये काफिर है या आपके दुश्मन है, तो वो टोटली गलत, वो एक नैरेटिव, वो प्रोपेगेंडा है। तो वो भी एक रीजन बना कि मैं मेन स्ट्रीम के लिए आ गया। और 2016 की जो स्टोन पेल्टिंग चल रही थी, इन 2017 आई मेट विद अ गाय, पुलिस ऑफिसर, हिज नेम इज, वो उस टाइम पे एसएसपी बारामूला हुआ करते थे, आज वो श्रीनगर में एसएसपी, उसका नाम था इम्तियाज हुसैन मीर। और जो दिन से मैं मिला था, मुझे दिमाग में ये था कि पुलिस वाले गलत होते हैं, पुलिस वाले हमें बस जुल्म करना जानते हैं, बट इन रियलिटी अगर आप देखोगे, जब उनसे मैं मिला, जब उनके ऑफिस में था गया, मुझे ये लगा था मे बी शायद ये मेरे से इनको किसी ने बोला वो स्टोन पेल्टिंग करता होगा, पता नहीं बुरी तरीके से बात करेगा। जब मैं उनके ऑफिस में गया, उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला और विद इन नो टाइम मुझे चाय मिली और मुझे यही बात बताई, वजाहत एक ही चीज है, जीना सबसे बड़ा मुश्किल काम है, वो मरना सबसे आसान काम है। आपका अगर आप मरने की कोशिश, सबसे आसान मरना इसलिए कि किसी का दिमाग खराब हो गया, उसने जहले में छलांग मारी और मर गया, गाड़ी के नीचे आ गया मर गया, गन उठाया और मर गया। बट सबसे जो मुश्किल काम है वो जीना, स्ट्रगल करना, जितने भी आपकी जो मुश्किल घड़ी आएगी, मुश्किलात आएंगे, उनसे लड़ना और वो हासिल करना, उनसे जीतना, वही सबसे बड़ी कामयाबी है। और मुश्किलात में लड़ना और बाकियों के लिए कंट्रीब्यूट करना, अपने युवाओं के लिए, अपने कश्मीर के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना, वही असल लाइफ है। तो उसी को मैं चलते चलते उनकी मेंटरशिप कंटिन्यू रही और उन्होंने कंटिन्यूसली गाइड किया। उसी दौरान मुझे और एक आई रिमेम्बर हमारे जो इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर गिरीश कालिया सर, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने कैसे संभाला एज ए जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी उनसे डिस्कस करता था, उन्होंने एज ए मेंटर मेरे को गाइड किया, मुझे चलाया। उनके एक दो ऑफिसर होते थे, कैप्टन अंकुर और मेजर सुशील सर, उन्होंने मुझे छोटे भाई की तरह चलाया और बोला कि ये बुक्स पढ़ा करो, आप एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई करो, क्या चाहते हो आप बनना। तो कभी कभार मुझे हेल्प भी की थी, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, हमेशा उन्होंने मुझे गाइड किया। और भी कुछ बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स थे, मेंटर्स थे, दोस्त थे जिन्होंने गाइड किया, और जिसकी वजह से मैं जो रास्ता मैंने चुना था उस रास्ते से मैं निकला और मैं उस रास्ते पे आया जो बस यही सिखाता है, जीना सिखाता है, जो ये सिखाता है कि दैट जो ये सिखाता है कि बस लाइफ में एक ही चीज होनी चाहिए कि वो कंट्रीब्यूशन आपका होना चाहिए। उस कंट्रीब्यूशन के लिए मैं जी रहा हूँ कि मेरा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जहां पे हम किसी की मदद करें, जहां पे हम किसी की मतलब किसी मुश्किल टाइम पे उनको उनके काम आए। तो यही असल में जीना है सब। तो फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा वीडियो है, बहुत ही अच्छा इन्होंने एक टॉपिक चूज करके, और खासकर जिनको बुलाया है, जो खुद मतलब पहले इतने अगेंस्ट थे, जैसे बता रहे हैं कि स्टोन जिस तरह से पुलिस के या आर्मी के लोगों के ऊपर मारना, इस टाइप से करना, मतलब इतनी हेट्रेड थी,
वो मैं यही सोच रही थी कि ऐसी इतनी हेट्रेड आई कहाँ से, क्यों आई। तो मुझे जब इनकी आगे बातें इन्होंने बताई हैं तो उससे ये लगा कि क्योंकि वहां पे कोई प्रोग्रेस नहीं थी, यंगस्टर्स को अपना कुछ फ्यूचर ही नहीं दिख रहा, सब कुछ डार्कनेस दिख रहा है, तो वो ना पढ़ाई ना लिखाई ना कोई जॉब्स, तो उस टाइप में सब कुछ नेगेटिविटी में वो जा रहे थे गलत डायरेक्शन में। कि भैया उनको इतना ब्रेन वॉश किया हुआ था कि भैया जैसे बता रहे हैं कि भाई वो इलाका, दिल्ली के लोग तो हिंदुस्तानी हैं और हम लोग अलग हैं, तो इतना हेट्रेड डाली हुई थी। सोचो कि इनोसेंट लोगों को पकड़ के उनको ऐसा ब्रेन वॉश उनके दिमाग में घुसाड़ते गए कि वो लोग रेडी हैं मरने के लिए भी जिहाद के नाम पे। पर इन्होंने ये बहुत अच्छा बताया कि भैया जिहाद ये नहीं होता कि लोग इस टाइप से टेररिज्म करना। जिहाद होता है कि अपनी कंट्री को आगे बढ़ाओ, जो गलत रास्ते में चले गए लोग उनको वापस लाओ। तो ये बहुत इन्होंने अच्छी बात बोली है और इतना अच्छा लग रहा है देखकर कि कितना बड़ा यू टर्न इन्होंने लिया है और इतना रिस्क लिया है कि आके अब ये बता रहे हैं सबको। आप समझ सकते हो कि दिस इज सो, मतलब जो टेररिज्म करते हैं, जो टेररिस्ट हैं, उनका तो कोई वो नहीं होता, उनके लिए तो दुश्मनी होती है। उसके अगेंस्ट खड़े होके वहां से बच्चों को, यंगस्टर्स को ला रहे हैं कि मेरी तरह ठीक रास्ते पे करो। दिस इज जस्ट ब्यूटीफुल, रियली अमेजिंग। राइट, देखिए इसमें पॉइंट ये है कि ये शौक होता है कि आप किसी इंसान को रेडिकलाइज भी कर पाते हैं। मतलब वहां के, जैसे कह रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों ने वहां से यंगस्टर्स को रेडिकलाइज कर दिया था। कैसे किया ये अभी समझना बाकी है, मगर देखिए मजे की बात ये थी कि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि मैं तो अभी स्टोन पेल्टिंग करके आया हूं, मगर यहाँ पे ये बच्चा देखो, इसके बापू ने अभी उसे थप्पड़ मारा है कि अंदर जा, पढ़ाई करते को डॉक्टर बनना है। तो फीलिंग आई अच्छा कि मतलब पेरेंट ने थप्पड़ मारा क्योंकि वो चाहता था बाहर जाना, उसे बोला अंदर जाने के लिए, तब पहली बार रियलाइज हुआ। इसका मतलब ये भी है, नॉर्मली जो गाइडेंस नहीं मिल रही, जो खुशकिस्मत हैं उनको तो पेरेंट बचपन से मेंटोर कर रहा है, बचा लिया बच्चे को। पेरेंट जो है, अगर पेरेंट एजुकेटेड है या पेरेंट खुद रेडिकलाइज नहीं हुआ या पेरेंट जो है समझदार है, तो वो थैंकफुली अगर आप उस घर में पैदा हुए हैं तो आपका बच्चा ठीक रहेगा, क्योंकि पेरेंट ही सीधा कर देगा बच्चे को कि तूने ये बनना है, तूने ये पे नजर रखी हुई थी इसीलिए हुआ। करेक्ट, वो बच्चे को हर स्टेप पे बोलता रहेगा कि ये गलत है, ये गलत है, ये करना है, ये करना है, तो ठीक है। यहाँ पे उनको कोई गाइडेंस नहीं थी और यहाँ पे जब पहली बार देखा तो उनको महसूस हुआ कि ये क्या चीज मैंने देख ली है। और उसके बाद जैसे कह रहे हैं, फिर भगवान की दुआ से एनसीसी में गए। एनसीसी में गए तो जब उनका इंटरेक्शन हुआ, डिफरेंट स्टेट से बच्चे आ रहे हैं, तो उनको पता लगा अरे इनको तो कोई हेटेड है ही नहीं, ये तो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि मैं भी इनका साथी हूं। तब उनको रियलाइज हुआ कि ये क्या चल रहा है यार, तो गलत बताते हैं। क्योंकि आप एक पॉन्ड से किसी को बाहर निकालते हैं तो उसे पता लगता है अरे ये तो पूरी हरियाली है चारों ओर, ये तो यहीं पर ही पूरा घपला किया हुआ है। और उसके बाद ऑब्वियसली इन्होंने फिर यही सोचा कि देखिए मेरे को बाय लक मेंटरशिप मिली, बहुत लकी या थे, मैंने ऑब्जर्व किया, मेंटर्स बहुत अच्छे, पुलिस वाले मिले, आर्मी वाले मिले। तो उन्होंने बोला कि मेरे को जो फायदा हुआ है मैं और लोगों को आगे उस फायदे को देता हूं। कि रूट कॉज है कि मेंटरशिप नहीं थी, राइट। ये पता चला कि अगर कोई यंगस्टर है, कोई नहीं था, अगर उस यंगस्टर को मेंटरशिप मिली होती तो वो कुछ और कार्य कर रहा था। और उसके बाद जो है उन्होंने यही कार्य शुरू किया कि बहुत अच्छी बात है, ऑर्गेनाइजेशन शुरू की कि आप जो हैं। और दूसरी पॉइंट ये है, जैसे मोदी जी ने जो भी चेंजेस किए हैं कश्मीर में, अब जो है उससे हर इंसान कहीं पूरे कंट्री का आ सकता सेटल होगा। उससे क्या है, वो जो एक पॉन्ड बना हुआ था वो टूट गया, पॉन्ड एक्सपोजर मिलेगा। अब बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको भी वहां पे इंटरेक्शन हो रहा है और लोग भी अब थोड़ा इंटरेक्ट होंगे तो बाहर भी हो सकता है ज्यादा जाएंगे। उसके बाद जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ये सब चीजों से, क्योंकि मोस्टली मेरे ख्याल से फर्क पड़ रहा है कि बाहर के लोग आ सकते हैं, सेटल कर सकते हैं और एज एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री वो बनने वाला है। उससे जब लोगों को इंटरेक्शन होगा उनको पता लगेगा अरे ये तो यहाँ पे तो ये सब कुछ अलग है, ये लोग देखो कितने खुशी भी रह रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तब उनको जो भी बोला गया था झूठ और गलत बोला गया था, वो उनको भी ये रियलाइज हुआ ना कि जो भी बता रहे थे तो सब झूठ बता रहे थे।
और इतनी रियलाइजेशन के बाद मेरे को तो और जैसे से मतलब स्टेट आगे बढ़ेगा बहुत चेंजेस आए। वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेट आगे बढ़े, वहां खुशहाली आए। बिल्कुल, तो वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही प्यारा वीडियो था, कमाल का। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।